तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर ग्रेट। आप चाहे जॉब में हो या बिजनेस में, हर किसी को एक एक्स्ट्रा इनकम के बारे में चाह रहती ही है। और मैं आपके लिए ऑनलाइन इनकम कैसे हो सकती है इसके बारे में वीडियो लाता रहता हूं। इनमें से ही एक ऑप्शन है शेयर मार्केट। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, पर आपने सुना ही होगा कि शेयर मार्केट में कई लोगों ने पैसा खोया है। परंतु ऐसा क्यों है? इंडिया में ज्यादातर लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता और हम बिना नॉलेज के कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफल नहीं हो सकते। इस वीडियो में मैं आपको एक फंडामेंटल एडवाइस देने वाला हूं। यदि आपने उसको फॉलो कर लिया दोस्तों, तो शेयर मार्केट तो क्या, आपके रेगुलर बिजनेस में भी कभी पैसे नहीं खोओगे आप। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसमें काम करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और आप इसमें किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां पर हमको अकाउंट खोलना है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, शेयर से जो पैसा कमाऊंगा उस पर इनकम टैक्स कितना लगेगा यार, और जो फंडामेंटल एडवाइस की बात है वो तो बहुत ही खास है। तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो गया है, मेहनत भी खूब हो गई है, पर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको बहुत कुछ मिलेगा और मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो और इसी तरह की फाइनेंशियल ऑनलाइन कमाई की बेसिक्स एंड फुल प्रूफ नॉलेज आपको लेना हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट वह है जहां पर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या बेच भी सकते हैं। शेयर खरीदने का मतलब होता है आप उस कंपनी में कुछ परसेंट में ओनरशिप खरीद रहे हैं, यानी कुछ परसेंट आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ परसेंटेज आपको भी मिलेगा, कंपनी को लॉस होगा तो उसका कुछ परसेंट आपको भी सहना पड़ेगा। पहले समझते हैं शेयर मार्केट काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए अपन सब्जी मंडी का एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, सब्जी वाले से कहते हैं भैया आलू दे दो, वह कहता है 20 रुपए किलो, आप कहते हो नहीं 15 रुपए किलो, वो कहता है नहीं नहीं 20 रुपए किलो, आप कहते हो नहीं चलो तुम्हारी ना मेरी 18 रुपए किलो लगा लो। निगोशिएशन हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई चलती है। किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, रेट बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही। लेकिन कोई ऐसी सब्जी है जिसकी बहुत ज्यादा सप्लाई आ गई है, उसका रेट कम हो जाएगा। शेयर मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो इंडिया में शेयर मार्केट की सब्जी है एनएससी एंड बीएससी। यह भारत के दो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर लोग शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। इसे दो टाइप के मार्केट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है दोस्तों जहां पर कंपनी खुद आकर अपने शेयर्स बेचती है। अब ये कंपनी के ऊपर है कि इसका प्राइस क्या रखे। हालांकि इसमें कुछ रेगुलेशंस भी होते हैं, इसमें कंपनीज कुछ ज्यादा नहीं कर सकती, ऊपर नीचे नहीं कर सकती। ऑब्वियस ये डिमांड पर डिपेंड करता है कि कितना प्राइस वहां पर लोग देने को तैयार हैं कंपनी के शेयर्स की। अगर एक कंपनी की 1 लाख रुपए की वैल्यू है और वो अपने 1 लाख शेयर बांटती है 1 रुपए पर शेयर में, और अगर उस कंपनी की मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो लोग कहेंगे मैं भी खरीदूं मैं भी खरीदूं, तो ऑब्वियस है कि ज्यादा प्राइस में बेच पाएगी अपने शेयर्स को कंपनी। यहां ध्यान रखने वाली बात यह होती है दोस्तों कि यहां कंपनी की हर शेयर की वैल्यू इक्वल होती है। अब ये कंपनी के ऊपर है वो अपने कितने शेयर बनाए। 1 लाख रुपए अगर कंपनी की वैल्यू है, वो 1 रुपए के 1 लाख शेयर भी बना सकती है या फिर 10 रुपए के 10,000 शेयर भी बना सकती है। और वैसे भी दोस्तों, कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपने शेयर बेचती है तो अपने 100% शेयर्स नहीं बेचती। जो ओनर होता है वो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स तो अपने पास ही रखता है, जिससे कि उसका डिसीजन मेकिंग पावर रहे। अगर सारे ही शेयर्स बेच डालोगे तो फिर आपकी डिसीजन पावर चलेगी नहीं। जिस इंसान के पास 50% से ज्यादा ओनरशिप रहेगी वही डिसीजन ले पाएगा कंपनी के। जैसे फेसबुक का करीब 60% शेयर तो मार्क जकरबर्ग के पास ही है। अब जिन लोगों ने कंपनी से यह शेयर खरीद लिए हैं, वह जरूरत पड़ने पर या प्रॉफिट बुकिंग के लिए अपने शेयर्स को और लोगों को जाकर बेच सकते हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट दोस्तों, जहां पर लोग अपने पास के शेयर्स दूसरों को बेचते हैं या दूसरों से खरीदते हैं, यानी शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने एक प्राइस सेट कर दिया, अब सेकेंडरी मार्केट में कंपनी कुछ नहीं कर सकती अपने शेयर की प्राइस का। अब यह शेयर की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है देख करके डिमांड कितनी है शेयर की और सप्लाई कितनी है उस शेयर की। तो डिमांड और सप्लाई को देखकर अब सेकेंडरी मार्केट में शेयर के रेट ऊपर नीचे होते हैं।
अब इतनी सारी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, तो हमें ओवरऑल देखना है कि बाजार का मूड या ट्रेंड कैसा है, तो ये कैसे देखा जाए। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए दोस्तों मेजरमेंट इंडेक्स बनाया गया है, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि एवरेज आउट करके उन 30 कंपनीज के शेयर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। इनमें लगभग हर सेक्टर की बड़ी कंपनी को शामिल किया जाता है, जिससे आपको मार्केट की समझ बन सके। अभी सेंसेक्स 31,000 के करीब है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म सेंसिटिविटी इंडेक्स भी है। इस नंबर की खुद में कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, बस आपको पास्ट से कंपेयर करके देखिए, तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। शुरुआत में कोई टॉप 30 कंपनी का एवरेज लेकर मानो उस वक्त वो नंबर 100 था, तो पिछले करीब 40-42 सालों में धीरे धीरे घट या बढ़कर यह नंबर 31,000 तक पहुंच गया। यह दिखाता है कि इन 50 सालों में इन 30 कंपनीज के शेयर्स कितने ऊपर गए हैं। ऐसे ही हमारा निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी प्लस 50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी की टॉप 50 कंपनीज के शेयर प्राइस में क्या ऊपर नीचे का ट्रेंड दिख रहा है, यह निफ्टी दिखाता है। अगर एक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर अपने शेयर्स को बेचना है, तो इसे कहेंगे पब्लिक लिस्टिंग कराना उस कंपनी की। अगर यह कंपनी पहली बार कर रही है, तो इसे कहेंगे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पब्लिक को अपने शेयर पहली बार ऑफर कर रहे हैं। पुराने जमाने में यह काम बहुत आसान था, कोई भी अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लेकर आ सकता था, परंतु आज के टाइम पर दोस्तों यह प्रोसीजर बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और होना भी चाहिए। क्योंकि सोचकर देखिए, स्कैम करना कितना आसान है। कोई भी एक कंपनी बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में बैठेगा और बढ़ा चढ़ाकर अपनी कंपनी की वैल्यू बताएगा, लोगों को झूठ बोलकर, लोगों से पैसा लेकर, लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करवा देगा और वह पैसा लेकर भाग जाएगा। तो फिर बहुत ही आसान हो गया ना स्कैम करना। और इंडिया में दोस्तों इस मार्केट में ऐसे बहुत से स्कैम्स हुए हैं, हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम, यह सब यही चीजें थी। लोगों को बेवकूफ बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी की लिस्टिंग कराई, पैसे लिए और भाग गए। तो धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे ये स्कैम्स होते गए, वैसे वैसे स्टॉक एक्सचेंजेस को पता लगने लगा कि हमारे पूरे प्रोसीजर को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, स्कैम प्रूफ बनाना पड़ेगा। इसके लिए रेगुलेशंस और स्ट्रांग बनाते गए, रूल्स और स्ट्रांग बनाते गए, जिसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं आज इंडिया में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, यह एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इन सब चीजों को देखती है कि कौन सी कंपनी को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया जा रहा है और सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। और अगर यह करना है दोस्तों, तो पहले तो आपको सेबी के नॉर्म्स फुलफिल करना होंगे। इनके नॉर्म्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। जैसे आपकी कंपनी के अकाउंटिंग पर बहुत सारे चेक्स होते हैं, कम से कम 2 ऑडिटर्स ने आपकी कंपनी के अकाउंट को चेक किया हुआ हो। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, 3 साल तक लग सकते हैं पूरी प्रोसेस में। और हाँ, 50 से ज्यादा शेयर होल्डर्स तो ऑलरेडी होना चाहिए आपकी कंपनी में, अगर आपको पब्लिकली लिस्ट करना है आपकी कंपनी। तो दोस्तों इंटरनेट के आने से पहले यह काम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाकर करना होता था, पर इंटरनेट के आने के बाद आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। पहला आपका बैंक अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा डीमेट अकाउंट। बैंक अकाउंट से आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। शेयर ट्रेडिंग अकाउंट से आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। और डीमेट अकाउंट में जो खरीदे हुए शेयर हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रखा जा सकता है। आजकल ज्यादातर बैंक्स 3-in-1 अकाउंट ऑफर करने लग गए हैं। हम जैसे लोगों को दोस्तों कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत होती है। ब्रोकर वह इंसान होता है जो बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाता है। अब हमारे लिए ब्रोकर हमारा बैंक भी हो सकता है या कोई शेयर ब्रोकिंग कंपनी भी हो सकती है जो इन एक्सचेंज से रजिस्टर्ड होती है। अब आप ब्रोकर के थ्रू कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो यह ब्रोकर अपना कुछ कमीशन रख लेता है, इसे कहते हैं ब्रोकरेज फी। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिंग में आप एक बार पैसा लगाते हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहने देते हो, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सेम डे के लिए पैसा लगाते हो। शेयर का रेट ऊपर जाए या नीचे आपको उसी दिन बेच देना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने में रिस्क ज्यादा रहती है, जबकि इन्वेस्टिंग करने में आप उस शेयर को कुछ समय के लिए अपने डीमेट अकाउंट में ही रखा रहने देते हो, जिससे कुछ समय बाद यदि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा और उस वक्त उस कंपनी के शेयर को बेचकर अपनी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो क्या आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए यह गैम्बलिंग है। और मेरी राय में भी दोस्तों वे सही कहते हैं, यह गैम्बलिंग ही है।
यदि आपको नहीं पता कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी किस टाइप का काम करती है, कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले सालों में कैसी रही है, तो यह एक जुए खेलने जैसा ही हुआ, क्योंकि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि ये कंपनी फ्यूचर में कैसा काम करेगी। बस आप लोगों से टिप लेने की कोशिश करते हो कि यार कोई अंदर की खबर दे दो हमें, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, लोग कंपनी के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो सुनी सुनाई बातों पर यदि आप अपना पैसा किसी शेयर में लगा देते हो दोस्तों, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको उसमें लॉस ही होगा। आप जो ये टिप टिप करते हो ना, ये टिप केवल और केवल रेस्टोरेंट में मिलती है फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में टिप नहीं चलती। अब जो मैं आपको एक पावरफुल फंडामेंटल ज्ञान देने वाला हूं, उसके पहले समझेंगे कि शेयर मार्केट में लोग फेल क्यों होते हैं। देखिए, पहले तो समझें कि भारत में केवल 4% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं अमेरिका में 50% से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कारण क्या है कि इंडिया में लोग क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते? पहला तो लोगों की रिस्क एपेटाइट नहीं होती, दूसरा उनको कोई नॉलेज नहीं होता, तीसरा इसके लिए कोई डेडिकेटेड कोर्स भी नहीं है, और चौथा इतने सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स हुए हैं जिनके कारण कई लोगों को लॉस उठाना पड़ा। इसी समय में यहाँ बहुत अच्छे लोग भी हुए हैं, उन्होंने पैसा कमाया भी है, जैसे वॉरेन बफे का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसी लिस्ट में हमारे इंडिया के राकेश झुनझुनवाला भी हैं। इनको इंडिया का वॉरेन बफे भी बोला जाता है। इनके अलावा रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, राधा किशन दमानी, ऐसे कई लोगों ने पैसा कमाया है। कम ऑन, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप न्यूज को मत ट्रैक करिए, आप ट्रेंड को ट्रैक करिए। तो क्या कहा मैंने? आप न्यूज को मत ट्रैक करिए, आप ट्रेंड को ट्रैक करिए। थोड़ी समझदारी रखिए। बस अब एक कमाल की बात शेयर करूंगा आपसे, बस एक फंडा समझ में आ गया आपको शेयर मार्केट का तो बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा आपको। आज आपसे बात करूंगा पीई की। ये पीई क्या होता है? यह होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। हर शेयर का एक पी रेशियो होता है। पी मींस कितना रुपया लगाऊंगा तो कितना रुपया मिलेगा। तो क्या कहा मैंने? पी मींस कितना लगाऊंगा कितना मिलेगा। साधारण भाषा में समझिए आप पी रेशियो को। बस आप मेरा ये एक फंडामेंटल ज्ञान पकड़ लीजिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है आप खुद समझ जाएंगे। पी की ऐसी कहानी बताऊंगा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पता तो है लेकिन वो आपको नहीं बताते हैं। सुनिएगा दोबारा, पी रेशियो यह निफ्टी का भी होता है, यानी 50 बड़ी कंपनीज का मिलाकर यही पी रेशियो एक कंपनी का भी होता है, जैसे रिलायंस का या टीसीएस का या इन्फोसिस का भी होता है। हमें शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा पी चेक करना चाहिए। इंडिविजुअल कंपनी का चेक करने के पहले पूरी मार्केट की चेक कर लो। अब पिछले कोई 10 या 20 सालों को देखें तो नीचे में यह रहता है 10 और ऊपर में रहता है 30 पर। 30 इसका हाईएस्ट जाता है, 10 इसका लोएस्ट जाता है। 10 से नीचे भी जा सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन जाता नहीं। अगर 10 के आसपास है निफ्टी पी, यानी 10, 11, 12, 13, तो ज्यादा पैसा लगा दीजिए, क्योंकि इस समय आपको कम पैसा लगाकर भी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और यदि 30 के आसपास है निफ्टी पी तो आप पैसा कम लगाइए। पी नीचे तो इन्वेस्ट करें, पी ऊपर तो डाइवेस्ट करें। पर लोगों को तो टिप चाहिए, वो बेसिक ज्ञान तो लेना नहीं चाहते। और मैंने आपको पहले ही कहा है, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। प्राइस अर्निंग रेशियो को आप फॉर्मूले से समझो फ्रेंड्स। मार्केट में निफ्टी का पी 10 है तो 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए लगाना होंगे, और अगर मार्केट में निफ्टी का पी 30 है तो 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपए लगाना होंगे। अब आप ही बताओ, 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए लगाना चाहिए कि 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपए लगाना चाहिए? आप खुद ही समझदार हैं। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा पीछे के एनालिसिस बताता हूं। जब मार्केट में घोर मंदी में था और मार्केट जब घोर तेजी में था, तो जब डेटा सामने आ जाएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 1999 में पी 12 चल रहा था, तब मार्केट ने 105% का रिटर्न दिया। 2003 में भी पी 11 चल रहा था, 116% का रिटर्न आया। याद रखिए 6, 7 या 10% नहीं बोल रहा हूं।
अक्टूबर 2008 के मार्केट क्रैश होने के बाद पी 10 था। उसके बाद जिसने भी पैसा लगाया 130% का रिटर्न कमाया। ये तो मैंने आपको उदाहरण दिए जब पी कम था और कैसे कमाई हुई। अब किस किस महीने में, साल में जब पी ज्यादा था, आप खुद भी गूगल पर जाकर चेक कर सकते हो। जब पी ज्यादा था तब लोगों का नुकसान किस कदर हुआ। फरवरी 2000 में पी 28 पर पहुंच गया था। उस समय पी 28 पर पहुंच गया था। उस समय मार्केट में रिटर्न -53% का था, यानी जो पैसा लगाया वो आधा डूब गया। जनवरी 2008 में भी उस समय पी 28 था, मार्केट क्रैश होने से पहले। अभी मार्केट क्रैश नहीं हुआ था। ये सिम्टम्स था कि जब पी 28 पर था लोग पैसे लगाए जा रहे थे। पी ऊपर है, इन्वेस्ट नहीं डाइवेस्ट करना था। -64% रिटर्न था, यानी लोगों ने जो पैसा लगाया वो आधे से भी कम रह गया। लोग उस टाइम भी पैसे लगाए जा रहे थे। उस टाइम भी हर कोई सोचता है दिस टाइम इज डिफरेंट। क्या दिस टाइम इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ओ जी, मोदी सरकार है इस बार, तो इस बार इट्स डिफरेंट। डिफरेंट हो सकता है, ना नहीं है डिफरेंस के लिए, बट आपको उस समय सावधान रहना चाहिए। यू शुड वेट। फिर भी आपको लगता है कि दिस टाइम इट इज डिफरेंट, तो पैसा इन्वेस्ट करना ही हो तो कम लगाइए। डेट फंड पर बैठो, कैश पर बैठो, आपको 6-7% का रिटर्न तो मिल ही रहा है ना। थोड़ा वेट करो। किसी भी मार्केट में चीज महंगी लेने का उतना फायदा नहीं होता जितना उस चीज को सस्ते में लेने का मिलता है। हर समझदार इन्वेस्टर चीज को फायदे में लेने पर ही पैसे कमा सकता है। हमेशा ध्यान रखिए ये बात। फिर वही बात, पर लोगों को तो टिप चाहिए, और ये मैं आपको बार बार कहता रहा हूं, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। देखिए, यह वीडियो बच्चों को भी समझ आ जाएगा। नॉलेज चाहिए, चाहे शेयर मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही। शेयर मार्केट में सेकंड चीज होती है F&O, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इस फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम अंदाजा लगाते हैं कि किसी कंपनी के शेयर एक निश्चित तारीख तक कितने बढ़ेंगे या घटेंगे। इसमें आपके पास में किसी शेयर की कोई डिलीवरी नहीं आती। यह वैसे तो बड़े ट्रेडर्स की ही काम की चीज है फ्रेंड्स। यदि छोटे इन्वेस्टर्स ही काम करते हैं तो उन्हें लॉस होने की ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि यह पूरी तरह से गैम्बलिंग ही है। इसमें आपको केवल अंदाजा ही लगाना होता है कि फला शेयर के भाव इस तारीख तक क्या हो जाएंगे। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि नए ट्रेडर्स को फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम नहीं करना चाहिए। इसमें आपको केवल मार्जिन मनी देकर बहुत ज्यादा शेयर मिल जाते हैं। इस कारण प्रॉफिट या लॉस दोनों बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं। वहीं इक्विटी मार्केट में आपके पास जितना पैसा होता है उतने रुपए के ही शेयर्स दे पाते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो जितनी हमारी चादर है उतनी ही हम पैर फैलाते हैं। परंतु F&O में आपको केवल 10 या 20% की कीमत ही देना पड़ती है उन पूरे शेयर्स की। बड़े ग्रुप्स या बड़े ट्रेडर्स F&O मार्केट में काम करते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज ज्यादा होता है, तो वे लोग इस सेगमेंट में भी अच्छा पैसा बनाते हैं। परंतु छोटे ट्रेडर्स या शुरुआती दौर में शेयर मार्केट में आए हुए लोगों को F&O से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अब यह सब जानने के बाद भी यदि आपको लगता है कि इस चीज में बहुत ज्यादा रिस्क है, तो मैं मेरा पैसा शेयर मार्केट में कैसे लगाऊं, तो इसके लिए एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से सेक्टर वाइज शेयर सिलेक्ट करके आपसे पैसा लेकर एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कब कौन सा शेयर लेना है, कब कौन सा बेचना है। वे लोग इस मार्केट के अच्छे जानकार होते हैं, तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अब आपका अगला सवाल यह होगा कि यदि मैंने इतने सब के बावजूद भी शेयर मार्केट में पैसा कमा लिया तो क्या मुझे सरकार को भी कोई टैक्स देना होगा? तो हाँ, बिल्कुल देना होगा। यहां हम कोई शेयर लेते हैं और 1 साल के पहले यदि उसे बेच देते हैं तो उस पर आपको फ्लैट 15% के हिसाब से इनकम टैक्स देना होगा। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और दूसरा, यदि कोई शेयर 1 साल से ज्यादा अपने पास में रखते हैं और उसे बेचते हैं और 1 लाख रुपए तक की यदि उसका प्रॉफिट होता है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना फ्रेंड्स। यदि 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाई हो जाती है तो उस पर 10% के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा, और इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
और यदि आप F&O या कमोडिटी मार्केट या करेंसी मार्केट में काम करते हैं और उसमें कोई कमाई होती है, तो आपकी जो स्लैब होती है इनकम टैक्स की, जैसे 5 लाख रुपए आपकी अदर इनकम है, तो उस स्लैब के अंतर्गत शेयर मार्केट की कमाई की राशि को भी जोड़ दिया जाता है और उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना होता है। या आप जब अपने टैक्स एडवाइजर या सीए के यहाँ पर जाकर अपना साल का रिटर्न बनवाते हैं, तो उन्हें आपको बताना होगा आपने शेयर मार्केट से क्या कमाया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी तरह की ऑनलाइन इनकम के बारे में वीडियो लाता रहता हूं। और यदि आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे लगता है मैंने आपको मार्केट का एक प्रारंभिक ज्ञान तो दे दिया है। हम लोग जो अपनी सेकेंडरी इनकम चाहते हैं, उसके लिए शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिया है। फिर भी मेरा आपको कहना यही है कि जितना आपके पास अपना एक्स्ट्रा पैसा हो, जिसका आपको 2, 4 या 5 साल तक उपयोग नहीं है, उसे आप अच्छी फंडामेंटल ग्रोथ वाली कंपनी में इन्वेस्ट करिए। फिर भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, शेयर मार्केट एक सेंसिटिविटी वाला मार्केट है। यह पूरा बाजार के मूड पर डिपेंड करता है। जैसे अभी कोरोना वायरस का अटैक चल रहा है दुनिया में, तो चाहे कंपनीज के फंडामेंटल कितने भी स्ट्रांग हो, बाजार का मूड खराब हो ही जाता है और अच्छी कंपनीज के शेयर के भाव भी गिर जाते हैं, इन्वेस्टर्स को लॉस होता है। परंतु यदि आप सही नॉलेज लेकर शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो आपको ये मार्केट एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।